नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी की। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं झारखंड सरकार के भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी जी। हम इनके दिलों को टटोलेंगे कि आखिर इनका जीवन कैसा रहा, कितनी सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए ये विधायक बने और मंत्री बने। इन तमाम चीजों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। अमर बाउरी जी अभी हमारे साथ हैं। अमर बाउरी जी, नक्षत्र न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल सबसे स्टार्टिंग से ही हम करेंगे कि क्या लगता है बचपन कैसा रहा आपका? बचपन ठीक रहा था। बाबूजी पुलिस में थे, जमशेदपुर में ही हम लोगों का बचपन बीता है और अपनी पूरी पढ़ाई केजी से लेकर पीजी तक है जमशेदपुर में ही हम लोगों ने पूरी की है। तो बचपन एक औसत मध्यवर्गीय परिवार का जो होता है, बाबूजी ने बड़ी ईमानदारी के साथ बच्चों को पाला है और पुलिस की नौकरी में रह करके भी अपना जीवन जो है एक साधारण कोत जो होता है, आर्म्स का जो ऑफिस होता है, उसमें अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। उससे उनकी तबीयत भी ख़राब रही काफ़ी, लेकिन उन्होंने इसी उद्देश्य के साथ अपना जीवन को वहाँ रखा था कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। जनरली पुलिस में क्या होता है, जब ट्रांसफ़र पोस्ट का बड़ा लंबा ये रहता है, ट्रांसफ़र होकर के इधर उधर लोग जाने लगते हैं तो बच्चे उनके पढ़ाई से कहीं दूर हो जाते हैं। तो पिताजी का फोकस था जो बच्चे पढ़ लिख लें और आज उन्हीं का बलिदान हो, उनका ईमानदारी का या जो भी कहें। एक साधारण चंदन क्या जैसे हम बता रहे हैं, यहाँ पूरे घर में पहला मैट्रिक हम है, तो उन्हीं का था। पूरे परिवार में कोई पहला मैट्रिक नहीं, कोई मैट्रिक नहीं था, पहला मैं हूँ। पिताजी भी नॉन मैट्रिक से ही पुलिस के नौकरी में गए थे और यदि मैट्रिक थे तो आज डीएसपी के तक जाते हो, लेकिन एक सूबेदार के रूप में उन्होंने पिछले साल ही रिटायरमेंट अपने की। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कब लगा कि चूंकि पिताजी भी नॉन मैट्रिक थे, आपको कब कैसे लगा कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाई की ओर हमको आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कुछ सफलता मिल सकती है? इसका पूरा श्रेय माँ बाबू जी को ही जाता है, क्योंकि जमशेदपुर में रहते तो वहाँ माहौल था पढ़ने लिखने का, उतना अभाव तो नहीं था। पिताजी ने वो सारी सुविधाएं और माँ ने अपना दिया था, तो इसलिए पढ़ाई के विषय में छोटे से ऐसा था कि जब हम 3-4 क्लास में थे, हमको अभी भी याद आता वो घटना। एक ट्यूशन कर रहे थे हम लोग, तो मेरे वर्तनी जो था ना, व्याकरण बड़ा गंदा था जी। और व्याकरण इतना गंदा था कि फर्स्ट 2-3 क्लास तक है हम हमेशा क्लास में अपने आप को जद्दोजहद ही करते थे अपने आप को पास कराने के लिए, और पास हो जाते थे तो बड़ा खुशी होता था। रेड दाग दिखा कर जब देखो कौन सा है, किस में हमारा प्रॉम्प्ट लगा है, किस में हो गया। लेकिन उसमें एक जन ने टोका हमको, जो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारा बर्तनी जो है इतना ख़राब है, व्याकरण इतना ख़राब है कि तुम बेहतर नहीं कर सकते हो। वहाँ से फिर एक पवन सर आए थे, भैया थे, वो आके पढ़ाना चालू किए और उनके जीवन का भी प्रभाव पड़ा और उनका व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ा। और हम क्लास 6 तक आते आते अपने आप को 1, 2, 3 में शामिल करवा लिया। मतलब एक कहें कि शुरुआती दौर से ही आपको लगा कि कहीं ना कहीं जो कमजोरियां हैं उसे मजबूत बनाने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम अंदर से थोड़ा सा संकोची स्वभाव के हैं और कभी भी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करते, लेकिन अपने कामों के माध्यम से अपने को स्वीकार्यता बढ़ाना, किसी के लिए भी कोई हमको स्वीकार करे, ये अपने कामों से करना चाहते हैं। आपने एक जवाब बड़ा अच्छा दिया कि पिताजी जो हैं, जब जमशेदपुर में आप लोग रहते थे उस वक्त जो है ट्रांसफर पोस्टिंग से बड़ा डर लगता था। अब आप झारखंड सरकार में मंत्री हैं, क्या लगता है उसको लेकर गंभीरता रहेगी वही कि भाई जो मध्यम वर्ग परिवार है या जो ऐसे लोग हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग पर एक नियंत्रण रहेगा? ट्रांसफर पोस्टिंग एक लिमिट का अवधि के लिए होना चाहिए और उसमें अननेसेसरी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो अफसरों का मनोबल भी गिरता है जी। और कहीं ना कहीं जब कोई सरकारी जॉब में रहती है, चूँकि ट्रांसफर जॉब का एक सैद्धांतिक कारण है, वो लोग जिस नौकरी में रहते हैं एक जगह स्थापित हो जाए तो उसमें भ्रष्टाचार की ज़्यादा संभावनाएं रह जाती है। इसलिए इसको कमतर करने के लिए और इसको बैलेंस करने के लिए लोग ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में और माननीय रघुवर जी की भी सरकार में हमको लगता है जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो एक नियम है, जो अगर जो अच्छे अफसर काम कर रहे हैं तो उसको उस लक्ष्य से कभी आगे पीछे नहीं किया जाएगा। जो सही समय है उसी समय ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होगी। आपने कहा कि परिवार में मैट्रिक पास कोई नहीं था, आपने इंटर की, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, बीएड किया। आप मुझे जो जानकारी है कि आपने जेपीएससी का भी एग्जाम इंटरव्यू दिया था, यहाँ तक कैसे? ठीक है, ये तो समझ में आता है कि आपको अंदर से लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए, लेकिन आपको ये कब लगा कि नहीं हमको जो है आगे बढ़कर जो है नौकरी लेने की भी आवश्यकता है, कुछ कर गुजरने की आवश्यकता है, ये कैसे लगा?
देखिए, पढ़ने का अपना शौक़ है और अभी तक एक लक्ष्य मेरा बाकी है, डॉक्टरेट मुझे करना है अपने जीवन में, क्योंकि मानव जीवन तो एक ही बार मिलेगा और हमारे समाज में बहुत कम लोग होंगे जो शिक्षा को इतना महत्व देते होंगे। तो माँ बाबू जी के आशीर्वाद से इतना ज्ञान आया है कि शिक्षा के महत्व को हम लोगों ने समझा है और अपने स्तर से दूसरे के लिए नहीं छोड़ करके हम चाहते हैं जो हम ही खुद एक ऐसा करके जाएं जब बाहर में लोग आ करके बोले जो नहीं करना चाहिए, हमको देख के प्रेरणा मिलेगी सबको। और इसी लिहाज से हम लोगों ने किया था और बीएड भी किए थे। अब नौकरी में जाने का यही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि 2005 से ही हम लोगों ने सक्रिय राजनीति में 2002 से आए थे, 2005 में पहला चुनाव लड़ लिए थे। लेकिन अपना एकेडमिक ऐसा क्वालिफिकेशन था, एकेडमी हमारी ऐसी थी और रूढ़िवादी परिवार से भी लोग हैं, माँ बाबू जी को लोग सुनाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। जब राजनीति में आने वाले लोगों के पीछे एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है वही राजनीति में आता है। और हम लोग राजनीति में आए थे सेवा को माध्यम बना करके, कुछ करने का जज्बा और जुनून लेकर के, तो अपने आप को सिर्फ साबित करने के लिए नहीं है। हमने जो पढ़ाई की है, हम बैक बेंचर नहीं है, हम फेल नहीं है, हम चाहते तो कर सकते थे नौकरी। इसीलिए मैंने हाई स्कूल के शिक्षक टीचर भी छोड़े और 2000 टीचर का तो आपका फाइनल हो गया था। हमारा सौंदाड़ी में जो बस्ती है वहाँ ज्वाइनिंग के लिए लेटर भी आया था, अभी भी हमारे पास रखा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने टीचर की नौकरी जो हाई स्कूल में आपका हुआ जब बतौर टीचर, तो आपको क्या परिवार के लोगों ने नहीं कहा कि नहीं भाई तुम इसमें रहो? बहुत प्रेशर था, खास करके जब माँ बाबू जी ने शादी कर दी तो पत्नी के, और वो एक प्रेशर बन रहा था और चूँकि संघर्ष लंबा होता चला जा रहा था और इस क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, कब क्या होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ गुजार है, तो लोगों का दबाव था। लेकिन मैं उन लोग कह रहे थे कि आप टीचर ज्वाइन कर लो, बहुत सारे शुभचिंतक भी कर रहे थे, उसके बाद आप राजनीति करते रहो, फिर आएगा तो फिर। तो मैं यही कहा उनको, जो एक आदमी दो जगहों में अपने आप को ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता है। अगर मैं टीचर ज्वाइन कर लूँ, कहीं ट्रांसफर लेकर लूँ, तो फिर अपने राजनीति के क्षेत्र में अपने को ईमानदारी से काम नहीं कर सकेंगे। जब राजनीति में आप आए उसके बाद ही आपने जेपीएससी का भी मेंस लिखा और इंटरव्यू तक आप पहुंचे, तो उसके बाद पत्नी का एक दबाव रहा कि नहीं सो एक नौकरी हो जाती तो अच्छा रहता? क्योंकि बराबर रहा है, चूँकि राजनीति में रह करके भी सारे चंदन गारी के लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग गलत काम नहीं किया। कभी भी जिस तरह से आम राजनीतिक कार्यकर्ता करते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए ब्लॉक या बाकी जगहों से कुछ करते रहते, कभी हम लोगों ने नहीं किया। पिताजी का जो इनकम का जो स्रोत है। पत्नी ने क्या कहा, साफ बताइए, पत्नी ने क्या कहा? पत्नी ने कहा था कि भाई कर लेना चाहिए, लेकिन वो बोले जैसे ही आपकी मर्जी होगी हम आपके साथ हैं, और बहुत सपोर्ट रहा है, पहले भी संघर्ष के दिनों में भी रहा था। चलिए अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पत्नी ने कदम से कदम मिलाकर अमर बाउरी का साथ दिया है। हम ब्रेक में जाएंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो अमर बाउरी के जिंदगी के और पहलू को भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे।